नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज के इस सत्र में हम बात करने वाले हैं एलटी की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा जो कि आप लोगों की प्रस्तावित है। 2023 के अकॉर्डिंग प्रस्तावित थी, लेकिन अब फरवरी 2024 लग चुका है, नोटिफिकेशन की कोई खबर नहीं है। और ये कहा जा रहा है आयोग के द्वारा कि नियमावली में कुछ जो है कुछ यानी कि संशोधन की प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग के द्वारा की जानी है। तो जब वो नियमावली शिक्षा विभाग के द्वारा उसका नियमावली बन करके आयोग को वापस जाएगी, तब जो है वो भर्ती प्रक्रिया जो है दोबारा से शुरू हो सकेगी। ऐसी कुछ खबरें आपको यूट्यूब पर अन्य माध्यमों से, जो भी विद्यार्थी सक्रिय रहता है और सभी को सक्रिय रहना भी चाहिए, तो जो भी थोड़ा सा एक्टिव है कि भर्ती परीक्षा में कहाँ जो है मतलब दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ समस्या है, तो आप लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा। जो कि खबरी यूट्यूब चैनल जिनको कह सकते हैं, उन पर जो है जो इस तरह की अपडेट्स देते रहते हैं कि क्या आयोग का कहना है, क्या इस तरह से है। तो उन्होंने आपको बता ही लिया होगा कि जो आर्ट्स विषय से संबंधित नॉन बीएड का मामला था, उससे संबंधित कुछ अटकलें हैं, इस वजह से आपका नोटिफिकेशन अब तक नहीं आ पाया है एलटी का। ठीक है, तो अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के भीतर तो ये जो है डर पैदा हो चुका है कि अब इसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, और अगर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले अगर हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता, तो फिर जो है लोकसभा चुनाव के बाद हमारी भर्ती नहीं होगी। ठीक है, इस तरह का डर आप में से बहुत सारे लोगों का है, और कमेंट सेक्शन में इस तरह का एक नकारात्मक रवैया जो है अलग अलग पूरे मतलब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर या बाहर के माहौल में भी इस तरह से बन रहा है कि इस भर्ती जो प्रक्रिया है, ये परीक्षा है, इसका थोड़ा सा भविष्य को लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच एक डिमोटिवेशन सा भाव अब आने लगा है, और जो कि स्वाभाविक भी है। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं जब आयोग के द्वारा कोई क्लैरिटी ना दी जाए। तो लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ना ये समय जो है बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। देखिए, भर्ती परीक्षा कभी भी हो, भर्ती परीक्षा होकर के रहेगी। एलटी की ये जो भर्ती आ रखी है कैलेंडर की हिसाब से जब भी है, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि चुनाव हो गया तो उसके बाद जो है पेपर नहीं होगा और इसके बाद उसको टाला जाएगा, लटकाया जाएगा। इस तरह की बातों से आपको बचना चाहिए। ठीक है ना, हम एकेडमिक लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग विद्यार्थी लोग हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ, हम सब विद्यार्थी और शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमको जो है हर चीज को राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हाँ, राजनीति का इफेक्ट होता है, राजनीति से ही पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन हमको जो है एकेडमिक रूप से एक कॉमन सेंस से सोचना चाहिए कि भाई जब भर्ती प्रक्रिया आयोग के द्वारा कैलेंडर में दी गई है, तो आप ये तय मान करके चलिए कि भर्ती परीक्षा हो करके रहेगी और सारे विषयों की होगी। केवल कला वालों को लेकर के जो ये बात हो रही है कि कला वालों को छोड़ करके परीक्षा हो सकती है, ऐसा होने की संभावनाएं भी बहुत कम होती है, क्योंकि एलटी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे पद रिक्त हैं, और इससे पिछली वाली जो भर्ती थी उसमें भी जो मतलब पद रिक्त हुए थे उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं उसमें। तो वो भर्ती प्रक्रिया कराना भी तो सरकार का और आयोग का दायित्व है। तो उसकी मतलब प्रक्रिया आए बिना, यानी कि कला की भर्ती आए बिना एलटी की भर्ती अनाउंस होगी, इसकी संभावनाएं भी कम है। अगर आएंगी तो सारे के सारे पद एक साथ आएंगे, जहां तक मुझे लगता है। बात की मैंने कुछ एक्सपर्ट्स लोगों से पूछा है, अनुभवी लोगों से, तो वो भी ऐसा ही कह रहे थे, आएगा तो सभी का आएगा। ठीक है ना, और जब भी आएगा, चाहे मार्च में पेपर हो, मार्च में तो संभावना ना के बराबर है, चाहे अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, कभी भी हो, आपका परीक्षा जो है हो करके रहेगी, या तय मान करके चलिए। ठीक है ना, तो इस तरह की जो फालतू की चीजों में कोई अटकलों में दिमाग लगा रहा है कि भाई पेपर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इन तरह की चीज़ों में जो समय वेस्ट कर रहा है वो समय वेस्ट ही करता रहेगा। ठीक है ना, एक कोट मैंने कहीं पे आज जो है सुना था कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस टाइम का सदुपयोग करो। जो व्यक्ति लगातार पढ़ रहा है, अनुशासनबद्ध तरीके से पढ़ रहा है, डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहा है, उसका एलटी निकलेगा। और जो इस तरह की मतलब फालतू की यूट्यूब वीडियोज़ में और आयोग ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, इस तरह की कमेंटबाजी और इस तरह में लगा हुआ है, उसकी जो है वो उनका परीक्षा पहले भी कभी नहीं निकलती थी, अभी भी जो है निकलने की संभावना उनकी नहीं होती है। ठीक है ना, हालांकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया ये वाली चर्चा, तो मतलब आज मैं थोड़ा सा किताबों को लेकर के आया था आपके विषय को लेकर के, लेकिन विषयांतर हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों में से जो है थोड़ा मोटिवेशन डिमोटिवेशन आप लोग जो है महसूस कर रहे हैं, ऐसा मैंने देखा माहौल में आजकल के। ठीक है ना, तो अब बहुत सारे लोगों ने तो वैसे तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल ही रही होगी। ये बुक लिस्ट वाली वीडियो, यानी कि बहुत सारे लोगों को तो पता होगा ही, किताबें आप लोगों के पास होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी डाउट जो है क्रिएट ये हो रहा है कि एलटी की भर्ती को लेकर के, यानी कि उत्तराखंड में जो भर्ती है एलटी की, उसको लेकर के कोई ऐसी अच्छी स्पेसिफिक किताब नहीं है, है ना। है भी तो मतलब कोई वो इस स्तर की प्रामाणिक नहीं कही जा सकती कि जो है उनको आप उनका अध्ययन करके आप जो है समझें कि पर्याप्त हो गया मामला, या फिर उसमें जो है कई बार फैक्चुअल गलतियां हैं जो कि आपकी परीक्षा को कॉस्ट कर सकती हैं कई बार। ठीक है ना,
तो इस चीज़ को लेकर के मैं ये वीडियो बना करके लाया हूँ कि आपकी जो है बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, किताब जो है कहाँ से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, और कितनी किताबें रखनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात जो मैं सजेशन, चाहे किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, एक से ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा संसाधन आपके यहाँ होते हैं ना, बहुत ज़्यादा संसाधन आपके पास होते हैं, तो फिर जो है बहुत दिक्कत आने लग जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी उसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और हमारे गढ़वाल में एक यानी कि कहावत भी है उत्तराखंड में, पहाड़ में, कि भाई बहुत ज़्यादा जग अगर बिल्लियाँ हो जाएं तब भी चूहे नहीं मारे जा सकते हैं ना, कि ऐसा कुछ एक कहावत आती है, सुना होगा आप लोगों ने। तो वही वाली बात है, तो बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ नहीं पालनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा किताबें नहीं रखनी है, ठीक है ना। पर्याप्त संसाधन, लिमिटेड रिसोर्स, आपको बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी आप रख सकते हैं, इनमें से जो आपको पसंद आ जाए वो आपको रखनी चाहिए, ठीक है। बुक लिस्ट के मामले में तो आप लोग ये तय करके चलिए कि सबकी जो है बुक लिस्ट सेम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। हर विद्यार्थी का पढ़ने का तरीका अलग है, हर विद्यार्थी अपने ज्ञान के स्तर पर अलग अलग है, तैयारी के स्तर पर अलग अलग है, तो सबकी बुक लिस्ट सेम तो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन इस तरह से दूंगा और फिर जो है आप लोग अपना तय कर लीजिएगा कि कौन सी बुक आपको लेनी है, ठीक है। बुक लिस्ट के मामले में मैं तो हमेशा एक ये चीज़ कहता हूँ कि किताब मत देखो, किताबों की सूची बनाने से अच्छा है सिलेबस को देखो, ठीक है। जो पहला काम तो आपको यही करना चाहिए था कि जो आपका पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम, उसकी सूची बननी चाहिए, उसका प्रिंट आउट निकलना चाहिए, और उस पर आधारित जो टॉपिक आपको जिस किताब में अच्छा मिल जाए वो किताब आप रख लीजिए, ठीक है। जैसे अगर हिंदी भाषा और उसका विकास, वो वाला जो टॉपिक है, अगर आपको किसी अच्छी किताब, किसी भी किताब, जिस किताब में आपको वो अच्छा दिख रहा है वो वाली किताब आप रख लीजिए, ठीक है। और देखेंगे कैसे, आपको जो है टेलीग्राम पर दुनिया भर के PDF मिल जाते हैं, हर किताब का PDF आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो किताब पर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छी अप्रोच होगी कि आप सिलेबस पर ध्यान दें। हो सकता है किसी के नोट्स से ही आपका काम चल जाए, कोई किताब लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, इस तरह से भी कभी कभी चीज़ होती है, ठीक है ना। तो पहली अप्रोच तो मैं आपसे हमेशा यही कहता हूं कि जो है बुक लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस लिस्ट, यानी कि पाठ्यक्रम में जो टॉपिक लगे हुए हैं, हम बुक लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम किसको मानेंगे, टॉपिक लिस्ट को मानेंगे। टॉपिक लिस्ट यानी कि जो सिलेबस के लगे हुए टॉपिक हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर भी कुछ किताबें सजेस्ट तो हमने करनी है ही कि कौन सी किताब आप ले सकते हैं, और आपके अनुसार जो है जो भी आपको फिर सुटेबल लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली किताब तो मेरे पास एक ये है। पहले गाइडों की बात करें, या गाइडों से पहले चलो कुछ अच्छी प्रामाणिक किताबों की बात कर लेते हैं। मेरे पास अभी वो किताब नहीं है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित किताबें हैं, एक दो किताबें उन पर बात करते हैं, ठीक है। देखो पहली किताब के बारे में मैं बात करूं तो एक किताब आती है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, एक ये किताब आती है, ये है आपकी विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। किसी के पास अगर ये किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए, तो बहुत छोटी किताब आती है, 100 से 120 पेज के आसपास की किताब है, और बहुत छोटी किताब है। एक हफ्ते से कम अंतराल में आप लोग अगर इसको रोज पढ़ेंगे, 2-2 घंटे भी पढ़ेंगे, तो आपका जो है एक रीडिंग में ये काम हो जाएगा, आपको जो है बेसिक समझ के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। दूसरी जो जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे महान ग्रंथ, सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास वाली जो किताब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब ये सारी किताबें नहीं लेनी है, इनमें से कोई भी एक किताब ले लीजिए। अगर आपके पास शुक्ल है तो शुक्ल, अगर जिसने शुक्ल जी का पहले से पढ़ा हुआ है, जिसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली किताब थोड़ा बहुत पढ़ी हुई है, तो उसके लिए तो ये किताब मैं सजेस्ट करूंगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक हिंदी साहित्य के इतिहास से, उसको मैं ये किताब सजेस्ट करूंगा। और जो इनमें से नहीं पढ़ना चाहते, देखिए ये तो प्रामाणिक किताबें हैं, ठीक है ना, इसको कहा जाता है रेफरेंस सोर्स। रेफरेंस सोर्स यानी कि इसमें जो है कोई भी तथ्य जो है गलत नहीं दिया हुआ होगा, यहाँ जो बात लिखी गई है उसको आप प्रामाणिक मानेंगे, ठीक है ना, उसको क्या माना जाएगा, प्रामाणिक माना जाएगा, ठीक है ना। और चैलेंज जब करते हैं ना क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कभी कभी गलत जो है उत्तर दे देता है, आपके अनुसार दूसरा है, आप क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो किसी गाइड के आधार पर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आप किसके आधार पर चैलेंज कर सकते हैं, रेफरेंस किताबों के आधार पर कर सकते हैं। शुक्ल जी की किताब है, इनकी किताब है, नगेंद्र की किताब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, इस तरह की प्रामाणिक किताबें, ठीक है ना। गाइडों के आधार पर चैलेंज नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो थी आपकी जो है कुछ किताबें, ये तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कौन सी किताबें हैं जो आपको जो है पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए एक किताब तो मेरे पास है अभी,
ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ठीक ठाक मोटी किताब है ये, ठीक है। तो जिसने पढ़ी है उसी को मैं रिकमेंड करूंगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है पहले से तो वो इनके नोट्स से काम चला सकता है। कहीं अगर आपको शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन नोट्स वगैरह मिल जाए तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे हमारे संस्थान में तो ये सब होता ही है, उसके नोट्स आधार पर बनते रहते हैं। लेकिन ये देखिए, ये किताब आती है एक हिंदी की आती है, ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये एक अच्छी गाइड है, हम कह सकते हैं इसको परीक्षा की दृष्टि से वन लाइनर गाइड जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो जो है वस्तुनिष्ठ इतिहास यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है आप देखेंगे इसमें पॉइंट करके जो है चीजें लिखी हुई होती हैं। तो वन लाइनर याद करने के लिए, तथ्य याद करने के लिए इसको आप एक अच्छी गाइड मान सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास ये किताब है वो भी चल सकती है, अच्छी किताब है ये, ठीक है। और मतलब कह सकते हैं कि पर्याप्त आपके काम के लायक की सामग्री इसमें ठीक ठाक प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ समस्या क्या है, इसके साथ वही समस्या है कि इसमें थोड़ा सा जो तथ्य जो है ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल आपकी एलटी के लिए एक पेप जो है उन्होंने बना रखी है, यूजीसी नेट वगैरह सबके लिए बनती है। हर परीक्षा, हर जो है राज्य के टीजीटी पीजीटी इसमें लिखा हुआ है, यूजीसी टीजीटी पीजीटी डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो ये सबके लिए बनती है। तो इसमें सब कुछ आ जाता है। तो इतना जो है आपको काम ये करना पड़ेगा कि छांटना पड़ेगा भाई आपको टॉपिक, कि वही अगेन मैं कह रहा हूँ बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। तो जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपको वहाँ से देख करके बुक में से वो टॉपिक पढ़ना है, कौन सा एलिमिनेट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसके अलावा एक और किताब हम कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी किताब है और ये ज़्यादा सूटेबल होती है यूजीसी नेट वालों के लिए, और ये बनती भी यूजीसी नेट के लिए है। ये दृष्टि पब्लिकेशन से आती है, दृष्टि द विजन की, यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य, एक ये किताब है, ठीक है। ये किताब भी यूजीसी नेट के लिए है और इसमें जो है मुझे लगता है कि एलटी के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी किताब है, इतनी मोटी इतनी चौड़ी किताब है। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी जो है इसके साथ भी वही समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाले, कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा तथ्य है। अगेन वही टॉपिक के अनुसार आपको छांटना पड़ेगा। एक और किताब कई बार लोग सजेस्ट करते हैं, उस किताब का नाम है अशोक तिवारी जी की किताब आती है, ठीक है। वो किताब अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन पीडीएफ वगैरह आपको जो है प्राप्त हो सकते हैं। मैंने तो पीडीएफ में ही इस किताब को देखा है। अशोक तिवारी जी की किताब आती है प्रतियोगिता साहित्य नाम से, प्रतियोगिता साहित्य नाम से। तो ये जो प्रतियोगिता साहित्य की किताब है ये भी इसी तरह की एक गाइड है, ठीक है ना। तो इससे अगर आपको ये अच्छी लगती है तो ये वाली भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 किताबें हैं। इसके अलावा 1-2 किताबें और आती हैं, जैसे एक पुनीत राय की किताब आती है, वो क्वेश्चन के फॉर्म में आती है, पुनीत राय वाली किताब, उसको आप सर्च करेंगे तो एक पुनीत राय वाली किताब आती है। मुझे लगता है कि आप में से जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से जो है सब ने इन किताबों का नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो एलटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो ये हैं ही, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सामान्य जानकारी वाली बात। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है पता है आप लोगों को, आप जो है सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं उसके लिए, वो जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर बुक लिस्ट की फॉर्म में अगर मुझे कोई क्रम रखना हो, ठीक है, क्रम रखना हो, तो मैं तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी को ही रखूंगा, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए होने वाली है। तो बुक लिस्ट में जो है, अगर मैं बुक लिस्ट में मुझे सजेस्ट करनी हो तो एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। आप क्या कर सकते हैं, 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी के जितने भी रचनाकार उसमें लगे हुए हैं एक चार्ट बनाइए, चार्ट बना सकते हैं या फिर एक लिस्ट बना सकते हैं आप, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। 9th क्लास के ये रचनाकार गद्य में, ये पद्य में, ठीक है। उनको जो है छांट करके, जैसे हम कैसे कर सकते हैं, चलो इस किताब के माध्यम से ही मैं कर सकता हूँ। जैसे आपकी उसमें लगे हुए होंगे, सूरदास जो है आपके लगे हुए रहते हैं, है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस किताब, जो भी किताब आपके पास है, जैसे मैं दृष्टि की किताब खोल करके बैठा हुआ हूँ, तो इसमें जो है आपको सूरदास छांट करके निकालिए। मैंने जो है ये सूरदास निकाल दिया। सूरदास के बारे में क्या क्या तथ्य दिए हुए हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अष्टछाप में आते हैं, और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, अष्टछाप के क्रम कवियों में दूसरे नंबर के क्रम पे हैं। साथ साथ आपने अष्टछाप के 8 के 8 याद कर लिए। सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, भ्रमर गीत क्या है, क्यों है, ठीक है ना, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, भागवत से क्या क्या संबंध है, साहित्य लहरी क्या है, सूर सागर क्या है, ये सारे के सारे आपने नोट्स बनाए। और भ्रमर गीत यानी कि सूरदास के भ्रमर गीत में क्या क्या है, गोपियाँ किस किस तरह से हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ ली, इसका नोट्स कर लिया। उसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ रीतिकाल में पहले देव हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में कोई रचनाकार लगा हुआ होगा। जैसे हम देख लेंगे इसमें छायावाद में उतार करके देखेंगे। जैसे आप छायावाद पढ़ रहे हैं तो छायावाद में जयशंकर प्रसाद आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, है ना। उसमें आत्मकथ्य जो कविता है वो एनसीईआरटी के रचनाकार हैं। तो छायावाद में जाकर के आप जयशंकर प्रसाद को पूरा पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए,
इस तरह से पढ़ना होता है, टॉपिक उठा करके पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो गाइड जो भी रखो, किताब जो भी रखो, टॉपिक जरूर पढ़ो। तो एनसीईआरटी के जो है टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, ठीक है, एक चार्ट बनाइए उसमें, और उस तरह से आप लोगों ने तैयारी इसकी करती रहनी है, ठीक है ना। ये जो है मेन बात थी आपके लिए। और एक और अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि दून क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए नए बैच जो है अनाउंस किया जा रहा है दून क्लासेस में, यानी कि दून क्लासेस में बृहस्पतिवार से जो अगला जो है थर्सडे आएगा, ठीक है, तो उस तारीख से जो है आपके पास जो है हम नई बैच अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज तो संडे है, तो आपके पास 3-4 दिन का टाइम है। 3 दिन का डेमो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर मौजूद होगा। ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस हमारे संस्थान में चलती है, दोनों एक साथ ही चलती हैं, यानी कि जो ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं वही साथ में आप जो है कैमरे के माध्यम से दूसरी तरफ डिजिटल माध्यम पर जो है ऑनलाइन पर पढ़ रहे होंगे, और वहीं पर आप सवाल वगैरह पूछ सकते हैं, प्रॉपर इंटरेक्शन उसमें होता है। तो नया बैच हिंदी का शुरू हो रहा है, ठीक है। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, ठीक है, जो आप खुद पढ़ना चाहता है, स्वाध्याय से अच्छा तो कुछ है नहीं। कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग करके ही जो है विद्यार्थी पास होते हैं, बिना कोचिंग किए नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है ये, ठीक है। तो जो स्वाध्याय कर सकता है वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो कहीं और पढ़ रहा है उनका भी जो है अभिनंदन है, ठीक है। और जो हमसे पढ़ना चाहता है वो हमसे पढ़ सकता है। तो जो हमसे पढ़ना चाहता है वो जो है यहाँ दून क्लासेस, मैं आपको जो है इसके कमेंट सेक्शन में नंबर दे दूंगा अपना, उस पर आपको जो है मैसेज करना है। कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल उठाने में जो है मैं समर्थ नहीं होता हूँ, मैं कहीं लाइब्रेरी वगैरह में बैठा हुआ होता हूँ, तो बार बार मैं उठ नहीं सकता हूँ। एक दिन में जो है 10-15 कॉल आ जाए, तो वो कॉल अटेंड करने वाला कोई व्यक्ति उस तरह से नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज का जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है संस्थान में या फिर डेमो भी देना चाहता है ऑफलाइन माध्यम से, जो देहरादून में है, जो आसपास के डीएवी चौक करणपुर में जो है हमारा संस्थान है, दून क्लासेस नाम से आपको टॉप वहां पर दिख जाएगा, ठीक है, बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वहां आपको दिख जाएगा। तो जो देहरादून में है, आसपास के इलाकों में है, करणपुर के आसपास रहते हैं, उनको तो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन का जो मजा है, ऑफलाइन में जो आपको मतलब पढ़ने का फील होता है वो तो अलग स्तर का है ही। लेकिन जो दूर के हैं या फिर अन्य परिस्थितियां हैं वो आ नहीं सकते हैं, तो सुबह 8 बजे से 9 बजे हमारी क्लासेस चलती हैं। बृहस्पतिवार से आप जो है नए बैच के जो है डेमो देने के लिए आ सकते हैं, ऑफलाइन में भी, ठीक है। ऑनलाइन के डेमो जो है हमने पहले से यूट्यूब वगैरह पर डाले हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। और जो नया बैच है उसके भी जो है हम डेमो डाल देंगे, थर्सडे को जो क्लास होगी या 1-2 डेमो आपके वहां डाल देंगे। वरना अभी तो आप लोग मुझे इंटरेक्ट कर ही चुके हैं, आप लोग अब तक मेरा मूल्यांकन कर ही चुके हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया हूं तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ना पढ़ाना, तो आप जो है अगर मेरा मेथड अच्छा लगता है तो डेमो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। आप लोगों ने समझ ही लिया है कि किस किस तरह से हम पढ़ते हैं, किस किस तरह से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग मेरा मूल्यांकन मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के किसी भी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो डेमो हो जाएगा, इसके अलावा भी कुछ डेमो क्लासेस आपको दे देंगे हम, ठीक है ना। तो ये थी अनाउंसमेंट। तो नया बैच भी प्रारंभ हो रहा है इस जिसको देखते हुए, क्योंकि अभी थोड़ा लगता है कि परीक्षा जो है पीछे जा चुकी है ना। तो उम्मीद है कि इस बीच जो है हम अच्छे से सिलेबस कर सकेंगे। तो जिस भी विद्यार्थी ने सिलेबस अच्छे से नहीं किया है, वो अपनी तैयारी को बेहतर चाहता है, तो हमसे जुड़ सकता है दून क्लासेस के माध्यम से। आपको मैं अपना नंबर वहाँ पे दे दूंगा, आपने मैसेज करना है उस पर, ठीक है ना। कॉल मत करिएगा, ठीक है, निवेदन है आपसे, ठीक है, क्योंकि कॉल उठा पाना जो है संभव होता नहीं है कभी कभी, ठीक है। तो ये थी बुक लिस्ट। और मैंने आपको पहले ही कहा एनसीईआरटी पर हम वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारी वीडियोज़ में बना चुका हूँ एलटी से संबंधित, तो वहाँ पर जा करके जो है आप वो देख सकते हैं। एनसीईआरटी से संबंधित वीडियो मैं बना चुका हूँ कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तैयारी की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए। शुरुआत की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। एलटी प्रिपरेशन नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अलावा जो 2000 प्रश्नों की मैराथन हम लोग चला रहे हैं वो तो आप लोग अटेंड करते ही हैं, बहुत अच्छी संख्या में आप लोग अटेंड करते हैं, ठीक है। तो उसके भी नोट्स आप लोग बना रहे होंगे, वो भी आपके लिए प्रैक्टिस देने के लिए अच्छा एक साधन हो सकता है। वो फ्री में आपको जो है उपलब्ध हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से। और जो क्लास पढ़ना चाहता है वो जो है नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर लेगा। वरना दून क्लासेस का ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, दून क्लासेस आपने जो है सर्च करना है, आपको जो है 90 या 91 MB का इस तरह का ऐप है, वो आपको दिख जाएगा उस पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए आप लोग और डिमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है ना। अपना हौसला मत छोड़िए, क्योंकि परीक्षा होकर के रहेगी और जो है आप ही की परीक्षा होगी, आप ही ने परीक्षा देनी है और आप ही में से कुछ ने सेलेक्ट होना है, ठीक है ना। कोई बाहर से आने वाला कोई इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप ही लोगों की परीक्षा है, आप ही लोगों ने देनी है, आप ही ने सेलेक्ट होना है, ठीक है। तो जो है पढ़ते रहिएगा, जो अच्छा पढ़ेगा, जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी, जिसने कोशिश ज़्यादा की होगी, वही जो है ज़्यादा प्राप्त करेगा इस परीक्षा में, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा आप लोगों का, और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।